आज के इस ताज़ा बाजार विश्लेषण में आपका स्वागत है। हाल ही में शेयर बाजार में जो भारी उथल-पुथल मची है, उसने यकीनन हम सब की नींद उड़ा दी है। आज हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि ठोस डेटा और तथ्यों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाजार में अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई। और सबसे जरूरी बात, इस भयंकर अस्थिरता के बीच एक मजबूत डिफेंसिव रणनीति कैसे बनाई जाए। तो चलिए, बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे गहराई में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, अचानक निफ्टी में ये 1.5% की भारी गिरावट क्यों आई? देखिए, ये 1.5% सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसने रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो पर एक बहुत गहरा असर डाला है। जब इस तरह का अचानक क्रैश होता है तो लाजमी है कि मार्केट में पैनिक फैलेगा, और यही पैनिक बाजार को और भी तेजी से नीचे की ओर धकेलता है। जब सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, तो अचानक ये भूचाल कैसे आ गया? इस ब्रीफिंग में हम 6 प्रमुख बिंदुओं पर बहुत तेजी से नजर डालेंगे। निफ्टी मार्केट क्रैश के तकनीकी लेवल, ग्लोबल टेंशन और कच्चे तेल का कनेक्शन, करेंसी में गिरावट और हमारा इंपोर्ट बिल, राजनीतिक बयानों से बाजार में मचा पैनिक, एशियाई बाजारों से हमारी तुलना, और आखिर में निवेशकों के लिए कुछ बेहद जरूरी डिफेंसिव रणनीतियां। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, द निफ्टी मार्केट क्रैश, नेविगेटिंग इंडेक्स वॉलेटिलिटी। तकनीकी रूप से देखें तो भारतीय बाजार इस वक्त एक बहुत ही अजीब और संकरी जगह पर फंसा हुआ है। ऊपर की तरफ 26,000 का एक हाई है जिसे पार करना मुश्किल हो रहा है, और नीचे की तरफ 22,000 का एक बेहद क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अब जब तक इंडेक्स इस रेंज के बीच में झूल रहा है, बाजार में हमें जबरदस्त चॉपीनेस देखने को मिलेगी। मार्केट का ये बर्ताव ट्रेडर्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिल पाती। अब बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की ओर, ग्लोबल टेंशंस एंड क्रूड ऑयल, द मैक्रो इकोनॉमिक ट्रिगर्स। आइए उन बाहरी कारणों को देखते हैं जिन्होंने मार्केट खुलने से पहले ही इस क्रैश की जमीन तैयार कर दी थी। हुआ ये कि वीकेंड पर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया। ईरान ने शांति वार्ता के लिए अचानक $290 बिलियन की मांग रख दी, जिसमें $270 बिलियन का मुआवजा था और $20 बिलियन उनके फ्रीज किए गए फंड्स थे। अब जैसे ही अमेरिका ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज किया, ग्लोबल कमोडिटी और क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन में तुरंत एक जबरदस्त अस्थिरता पैदा हो गई। और इस पूरी अस्थिरता में आग में घी डालने का काम किया एक सीधे बयान ने। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ कह दिया कि ईरान के प्रतिनिधियों का यह प्रस्ताव पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जरा सोचिए, इस तरह की सख्त राजनीतिक बयानबाजी ने शांति वार्ता की बची खुची उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। नतीजा, कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगीं। तीसरा सेगमेंट, करेंसी प्लंज एंड इंपोर्ट बिल्स, डोमेस्टिक इकोनॉमिक फॉलआउट। ग्लोबल लेवल पर कच्चा तेल महंगा होने का सीधा और सबसे दर्दनाक असर हमारी अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, $1 की कीमत 95.17 रुपए के बेहद चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई है। ये सच में एक बहुत बड़ा झटका है। इंटरनेशनल टेंशन हमेशा इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसी को कमजोर करते हैं, और जब रुपया इतना गिर जाता है तो बाहर से कुछ भी मंगवाना अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरा सपना बन जाता है। सरकार की असली चिंता इस टेबल में छिपी है, हमारा विशाल आयात बिल। हम $121 बिलियन सिर्फ कच्चे तेल पर खर्च करते हैं, $72 बिलियन सोने पर, $18 बिलियन खाने वाले तेल पर और $18 बिलियन फर्टिलाइजर्स पर। कुल मिलाकर सिर्फ इन 4 सेक्टर्स का ही बिल $229 बिलियन तक पहुंच जाता है। कमजोर रुपए के साथ ये बोझ अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देता है। इसका एक और छिपा हुआ पहलू भी है जो शायद तुरंत दिखाई नहीं देता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, लेकिन घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें अभी नहीं बढ़ाई गई हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी तेल कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लगभग 700 से 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हर दिन। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर एक साइलेंट लेकिन बहुत बड़ा दबाव है। चौथा सेगमेंट, पॉलिटिकल रेटरिक एंड मार्केट पैनिक, पॉलिसी सिग्नल्स एंड सेक्टर ड्रॉप्स। इस विदेशी मुद्रा के संकट को संभालने के लिए सरकार की ओर से कुछ बहुत ही कड़े संदेश दिए गए हैं। विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ अर्जेंट सुझाव सामने आए हैं, जैसे कि 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील, पेट्रोल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम और कारपूलिंग का इस्तेमाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भरता बढ़ाना और यहां तक कि फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग से बचने की सलाह। ये बातें साफ दिखाती हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है, और यही वजह है कि बाजार में निवेशकों का भरोसा भी डगमगाने लगा। लेकिन शेयर बाजार इन पॉलिसी सिग्नल्स को कैसे डिकोड करता है? इसका असर तुरंत देखने को मिला। जैसे ही सोना न खरीदने की बात मीडिया में आई, कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक 9% और टाइटन का स्टॉक 6.6% धड़ाम से गिर गया।
ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक बयानबाजी सीधे तौर पर किसी खास तौर के सेक्टर में पैनिक पैदा कर सकती है। 5वां सेगमेंट, एशियन मार्केट्स कंपैरिजन, व्हाई इंडिया इज अंडर परफॉर्मिंग। अब देखते हैं कि क्या आसपास के देशों में भी यही हाल है। ये क्षेत्रीय तुलना हमें पूरी पिक्चर क्लियर कर देती है। एक तरफ भारत का निफ्टी है जो कच्चे तेल पर भारी निर्भरता और कमजोर रुपये के कारण लगातार नीचे खिसक रहा है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया का बाजार 4% ऊपर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम और सैमसंग जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के कारण पूरी तरह सुरक्षित है। भारत की तेल पर यही निर्भरता इस वक्त हमारी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई है। आखिरी और सबसे अहम, छठा सेगमेंट, रिटेल इन्वेस्टर डिफेंस स्ट्रैटेजीज, प्रोटेक्टिंग पोर्टफोलियोज इन वॉलेटिलिटी। इस अफरा तफरी के माहौल में पोर्टफोलियो को कैसे बचाया जाए, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बचाव की शुरुआत इस बात से होती है कि हमें क्या नहीं करना है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर पैनिक में आकर कुछ सामान्य गलतियां करते हैं, जैसे बाजार गिरते ही घबराहट में सब कुछ बेच देना, या फिर इस 22,000 से 26,000 की अस्थिर रेंज में लगातार ओवर ट्रेडिंग करना। इसके अलावा अपने फिजिकल गोल्ड को बैंक लॉकर में बेकार छोड़ देना और ग्लोबल कमोडिटीज को एक हेजिंग टूल की तरह इस्तेमाल ना करना भी बहुत बड़ी चूक है। सोने की बात करें तो इससे बस लॉकर में बंद करके फीस भरने के बजाय गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। इस सरकारी पहल के तहत आप अपना फिजिकल गोल्ड जमा करके उस पर ब्याज कमा सकते हैं। इससे न सिर्फ लॉकर फीस बचती है बल्कि कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात, आपका सोना देश के काम आता है, जिससे राष्ट्रीय आयात बिल को कम करने में मदद मिलती है। ये एक स्मार्ट मूव है। तो आखिरकार डिफेंसिव एसेट एलोकेशन के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? पहला, इस रेंज बाउंड और अस्थिर मार्केट में ऑप्शन सेलिंग रणनीतियों का चतुराई से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ब्रेंट क्रूड और गोल्ड जैसी ग्लोबल कमोडिटीज में ट्रेड करके बढ़ते मोमेंटम का फायदा उठाया जा सकता है। और तीसरा, वेरीफाइड P2P मर्चेंट्स के जरिए स्टेबल डिजिटल एसेट्स में कुछ पूंजी लगाकर हम रुपए के अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन के खिलाफ अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जिस तरह से दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बदल रहे हैं, क्या निफ्टी अपना बेहद महत्वपूर्ण 22,000 का सपोर्ट लेवल तोड़ देगा, या फिर ग्लोबल हालात थोड़े सुधरेंगे और ये वापस 26,000 की तरफ रिबाउंड करेगा? आने वाले दिनों में इन ट्रिगर्स पर पैनी नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि मार्केट का अगला बड़ा मूव इन्हीं खबरों से तय होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए धन्यवाद।